दोस्तों, कई बार मेकर्स ऐसी ऐसी कहानी बना देते हैं जो दिमाग की दही कर देती है और आज की कहानी भी ऐसी ही होने वाली है जिसका नाम है बालन द बॉय। अब इसके बारे में कुछ भी पहले बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, इसलिए सीधा आपको स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ। बस आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। कहानी की शुरुआत बालन और उसकी माँ शैली से होती है। इस समय शैली जेल में बैठी बालन को एक कहानी सुना रही थी। तभी हमें पता चलता है कि आज शैली इस महिला जेल से रिहा होने वाली है। फिर वो अपना सारा सामान समेटकर जैसे ही वहां से जाने लगती है तो वहां पर एक सामना नाम की महिला आ जाती है जो कि इसी जेल में कैदी है। फिर वो शैली को अपने पास बुलाती है और बताती है कि तुम्हें छुड़वाने के लिए मैंने वकील को पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी तुम पैसों की चिंता मत करो। जब मैं जेल से बाहर आऊंगी तो मैं खुद ही तुमसे हिसाब चुकता कर लूंगी। अब शैली सामना की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और सीधा जेल के वार्डन के पास चली जाती है। जेल की वार्डन उसको पुराना सामान देती है और जेल में किए हुए काम की मजदूरी भी देती है और बताती है कि मैंने पहले ही एक एनजीओ से तुम्हारे काम के लिए बात कर ली है, वहां पर पहुंचते ही तुम्हारी नौकरी का इंतजाम हो जाएगा। फिर वार्डन उस मासूम से बच्चे को देखकर उस पर तरस खाती है और फिर दोनों माँ बेटा को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन शैली बताती है कि मेरे चाचा बाहर इंतजार कर रहे हैं और फिर वो अपने बेटे बालन को लेकर तुरंत ही वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि उनको लेने के लिए कोई भी नहीं आया, यानी कि शैली ने वार्डन से झूठ कहा था और वार्डन ने जो एनजीओ का कार्ड दिया था और साथ में सामना ने जो अपना नंबर लिख कर दिया था, बालन उन दोनों को वहीं पास में रखे कूड़ेदान में फेंक देता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि इन दोनों की लाइफ नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर जेल से निकलने के बाद दोनों एक बस में जाकर बैठ जाते हैं जहां कंडक्टर इनसे पूछता है कि कहां जाना है, लेकिन शैली उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती, यानी कि शैली का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसको खुद नहीं पता था कि वो कहां जाना चाहती है। फिर जल्दी ही वो बस से निकलकर एक ढाबे पर जाती है और वहां पर बैठकर पेट भर के खाना खाती है। लेकिन जब बिल देने की बारी आती है तो दुकान का मालिक बताता है कि खाने के पूरे 170 रुपए हो गए, लेकिन शैली बताती है कि मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है। फिर मालिक पूछता है तो आखिर तुमने इतना खाना खाया ही क्यों? शैली कहती है भूख लगी थी इसलिए खाया था। फिर ढाबे मालिक को भी बच्चे का चेहरा देखकर तरस आ जाता है और वो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह देता है, लेकिन शैली होटल के मालिक से काम की गुजारिश करती है। मालिक बताता है कि होटल में पहले ही कमाई नहीं हो रही, जिसके कारण मेरा गुजारा ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा, इसलिए काम तो मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन शैली बताती है कि मुझे इस काम के बदले पैसे नहीं चाहिए बल्कि 2 वक्त की रोटी चाहिए। फिर काफी सोचने के बाद ढाबे का मालिक मान जाता है और उन दोनों से उनका नाम पूछता है। फिर शैली अपना नाम इंदु बताती है और बालन का नाम बताती है अभिजीत। अब बालन भी समझ जाता है कि अभिजीत उसका नया नाम है। फिर अगले दिन शैली ढाबे के मालिक के आने से पहले ही उनका सारा सामान एकदम सही से जचा देती है और ये देखकर मालिक बहुत खुश हो जाता है। अब कई दिनों तक शैली यहीं पर रहकर काम करती है, लेकिन एक दिन एक ग्राहक मालिक से शैली के बारे में पूछता है, लेकिन मालिक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसको तुरंत ही वहाँ से भगा देता है। फिर वो शैली को अपने पास बुलाता है और घर की चाबी देता है और कहता है कि आज से तुम मेरे घर पर मेरी छोटी बहन बनकर रहोगी। अब इंदु यानी कि शैली घर की चाबी ले लेती है, लेकिन जब मालिक अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि बाहर से ताला लगा हुआ है और चाबी वहीं पास में ही पड़ी हुई थी। अब शैली वहां से काफी दूर जा चुकी थी और कहां जा रही थी उसको खुद को नहीं पता था। फिर जब वो दोनों एक नाव में बैठे थे तो बालन अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मेरी नई कहानी कौन सी है और अब मेरा नया नाम क्या होगा? फिर शैली उसके कानों में चुपके से उसका अगला मिशन बता देती है। दरअसल जो ये लड़का है बालन, ये चेहरे से ही मासूम है लेकिन अंदर से ये बहुत ही चालाक है और इसको भी पता है कि इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। आगे चलकर शैली अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करती है। कभी ये मोमबत्ती बनाती है तो कभी एक थिएटर में काम करती है, लेकिन जिस दिन उससे उसका पहचान पत्र मांगा जाता है उसी दिन से शैली काम पर आना बंद कर देती है। फिर हर बार की तरह ये दोनों माँ बेटा अपना शहर बदल लेते हैं और किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। अब ऐसे ही जिंदगी जीते जीते शैली अपने बेटे को सख्त हिदायत देती है कि तुम कभी भी किसी पुलिस वाले से बात मत करना। तभी एक दिन काम करने के दौरान एक आदमी शैली को पहचान लेता है। ये वही आदमी था जिसने शैली को उस ढाबे पर काम करते हुए देखा था। फिर वो आदमी उसको उसी नाम से पुकारता है, लेकिन शैली बोलती ही नहीं और वहां से जाने लगती है।
फिर आदमी उसको रोकने की कोशिश करता है और उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन शैली अपना नाम मैरी बताती है और अपने पति का नाम लूका। फिर जब वो शैली से उसका पहचान पत्र मांगने लगता है तो उसके साथ का दूसरा आदमी बताता है कि इसका घर एक भूकंप में ढह गया था और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसी घर में दब गए। फिर वो आदमी कहता है कि अगर ये बात है तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे घर का रंग कौन सा था। फिर शैली बिना झिझक के बता देती है कि मेरा घर सफेद रंग का था। फिर वो दोबारा से पूछता है कि क्या वो कच्चा घर था या फिर पक्का मकान था। शैली कहती है वो घास का बना हुआ घर था और मेरे पास एक स्कूटर भी था। फिर वो आदमी बालन के पास जाता है और यही सारी बातें उससे भी पूछता है। बालन भी बिल्कुल सेम जवाब देता है जो शैली ने दिए थे। वो बताता है कि मेरा नाम बेनी है और मेरी माँ का नाम मैरी, मेरे पिता का नाम लूका है और मेरे घर का रंग सफेद था जो कि भूकंप आने पर ढह गया। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स घर के नीचे ही दब गए। मेरे पिता के पास एक स्कूटर था। अब इतना सब कुछ जानने के बाद वो दूसरा आदमी उस आदमी को लेकर चला जाता है और इस घटना के बाद शैली ये काम भी छोड़ देती है। फिर वो एक घर में नौकरानी का काम करती है और अपना नया नाम वंदना बताती है। अब इसने बालन का नाम मनु रख दिया था। इस घर में लगभग 5-6 साल का एक लड़का भी था और उसी की देखभाल करने के लिए घर की मालकिन ने शैली को काम पर रखा था। लेकिन एक दिन शैली जब मार्केट से घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि मालकिन का बेटा जिस ऑटो रिक्शा से आया जाया करता था उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद शैली वो घर भी छोड़ देती है क्योंकि उसको पता था कि अब जरूर यहाँ पर पुलिस पूछताछ करने के लिए आएगी। तभी रात को शैली बालन को सड़क के किनारे पर बिठाकर उसे खाना खिला रही थी। तभी शैली की नजर एक पागल औरत पर पड़ती है। फिर शैली उसके पास जाकर उसे खाने पीने के लिए कुछ देती है। इसी दौरान उसकी नजर पागल औरत के पास रखे एक पहचान पत्र पर जाती है। फिर शैली उस पहचान पत्र को उठा लेती है और फिर पेपर में एक अच्छा सा इश्तेहार देखकर अपने नए काम के लिए आवेदन करती है। अब शैली अपने नए काम के लिए एक गांव में जाती है, लेकिन जहां पर यह काम करने के लिए जा रही है उस घर में सिर्फ एक बुढ़िया रहती है क्योंकि उसके सारे बच्चे विदेश में रहते हैं। फिर जब शैली दरवाजे पर पहुंचती है तो नॉक करने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर शैली खुद ही घर के अंदर चली जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी फोन की घंटी बजती है। फिर जैसे ही शैली फोन को रिसीव करती है तो फोन पर दादी का पोता बात कर रहा था जो शैली को उसका सारा काम समझाने लगता है। वो शैली को एक भी शब्द बोलने का मौका नहीं देता और अपनी दादी के स्वभाव के बारे में बताता है कि वो ज्यादा बातें नहीं करती और साथ में वो सनकी भी है। फिर जैसे ही शैली फोन रखकर पीछे मुड़ती है तो दादी 2 नली बंदूक लेकर शैली और उसके बेटे पर तान देती है। अब दादी को देखकर बालन झट से अपने हाथ खड़े कर देता है। फिर दादी शैली से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शैली बताती है कि मुझे काम पर रखा गया है। फिर दादी बालन को देखकर समझ जाती है कि जरूर ये इसी औरत का बेटा होगा। फिर वो शैली से उसके पति के बारे में पूछती है। फिर शैली साफ कह देती है कि वो मर गया। फिर दादी शैली को सख्त हिदायत देती है कि हमेशा मेरे साथ इज्जत से पेश आना वरना मैं बंदूक से उड़ा दूंगी। फिर शैली डरते डरते खाना बनाती है और दादी गर्मा गर्म खाना पेट भर के खाती है। आज इस खड़ूस दादी से मिलकर बालन काफी डरा हुआ था। फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या दादी हमें सच में मार डालेगी या फिर आप उनके साथ कुछ करेंगी। फिर शैली कहती है आगे की आगे देखेंगे, इसके साथ क्या करना है। तभी दादी अपने बिस्तर पर लगी घंटी बजाने लगती है जो कि इमरजेंसी के लिए ही लगाई गई थी। फिर शैली और बालन तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं दादी को अस्थमा अटैक आया हुआ है। फिर शैली जल्दी से उनका पंप ढूंढकर उनके मुंह में लगा देती है और दादी की जान बचा लेती है। अगली सुबह शैली दादी से उनके बारे में पूछने लगती है और दादी गुस्से में कहती है तू मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती है क्या, तो चल सुन। फिर दादी शैली को अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है कि मेरा पति एक स्वतंत्रता सेनानी था। उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जान दे दी और जिन्होंने हमारे देश में राज किया आज मेरा बेटा उनके ही देश में जाकर गुलामी करता है और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही एक वजह है कि मैं अपने बेटे से बात तक नहीं करती। फिर दादी उससे उसका नाम पूछती है और वो अपना नाम शैली बताती है और बालन का नाम वासुदेव। तभी कुछ दिनों के बाद शैली बालन की एडमिशन एक स्कूल में करवा देती है और जब वो उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जाती है तो समझाती है कि तुम अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करना। फिर एक टीचर बालन को क्लास में लेकर जाती है और सब बच्चों को अपना परिचय देने के लिए कहती है। अब ये बात सुनकर बालन का दिमाग घूम जाता है क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि वो अपना कौन सा परिचय दे, क्योंकि उसकी माँ ने तो उसके ढेर सारे नाम रखे हुए हैं और उसकी माँ के भी अजीब अजीब से नाम थे। अब बालन टीचर
टीचर की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लड़के फल चुराने के लिए दादी के बगीचे में पहुंच जाते हैं, लेकिन दादी जैसे ही उनको देखती है तो दादी अपनी व्हील चेयर को भगाते हुए वहां पर पहुंच जाती है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है। अब दादी की ये कातिलाना हरकत देखकर शैली और बालन दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर दादी उनको समझाती है कि मैं इतनी पत्थर दिल भी नहीं हूँ कि फ्रूट के लिए उनको गोली मार दूं। मैं अपनी गन में नकली गोलियां इस्तेमाल करती हूँ ताकि बच्चे डरकर भाग जाएं। अब धीरे धीरे शैली को यह भी पता चल जाता है कि कौन सी गोली असली है और कौन सी नकली। दादी बताती है कि हरी गोलियां नकली है और लाल वाली गोलियां असली है। तभी वहाँ दादी के बेटे का फोन आता है और वो अपनी माँ का हालचाल पूछकर फोन काट देता है। तभी शैली की नजर उस भिखारन से चुराए हुए पहचान पत्र पर पड़ती है और फिर वो तुरंत ही उस भिखारन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है ताकि उसको उसका पहचान पत्र वापस दे सके। फिर वहां से निकलकर शैली बालन को लेने के लिए पहुंच जाती है, जहां हर रोज वो स्कूल बस उसको छोड़ा करती थी। लेकिन आज बालन वहां पर था ही नहीं, बल्कि पास के ही कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। ये देखकर शैली को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। फिर शैली गुस्से में बालन को अपने पास बुलाती है और सख्त हिदायत देती है कि जब भी स्कूल बस तुम्हें छोड़ने के लिए आए तो तुम मुझे हमेशा यहीं पर खड़े मिलना, यहाँ से तुम हिलोगे भी नहीं। फिर घर जाने के बाद शैली दादी से उनके जीवन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन इस बार दादी अपने बारे में बताने की बजाय शैली से उसके बारे में पूछने लगती है। लेकिन शैली उनको कुछ भी नहीं बताती, बल्कि एक कहानी सुनाने लगती है, एक राक्षस और रानी की। वो राक्षस और रानी दोनों ही एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन आगे चलकर रानी को एहसास हुआ कि वो राक्षस उसके ऊपर लगातार अत्याचार कर रहा है, लेकिन फिर भी रानी उसके अत्याचारों को इग्नोर कर देती है। लेकिन एक दिन जब रानी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो हर समय अपने बच्चे के बारे में ही सोचने लगती है। अब रानी को डर सताने लगता है कि आगे चलकर कहीं उसका होने वाला बेटा उस राक्षस की तरह न बन जाए, और इसी डर की वजह से एक दिन उस रानी ने उस राक्षस को खत्म कर दिया और फिर जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दिया। फिर उसने उसके ऊपर एक केले का पेड़ भी लगा दिया। दरअसल शैली जो ये कहानी सुना रही थी, ये कोई कहानी नहीं थी, बल्कि शैली की खुद की स्टोरी थी। और दादी को ये बात समझ में आ जाती है, इसलिए वो शैली से कहती है कि तुम परेशान मत हो, जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे मरने के बाद तुम इसी घर में रहना, यहाँ से कहीं भी मत जाना। फिर दादी ये भी कहती है कि जब मैं मरूंगी तो तुम मेरे मरने की खबर मेरे बेटे को मत देना, मुझे भी तुम अपने पति की तरह दफना कर मेरे ऊपर केले का पेड़ लगा देना। अब सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। तभी एक दिन शैली अपने लिए एक ज्वेलर से कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर सामना उसको देख लेती है। फिर सामना को देखते ही शैली बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर सामना उससे पूछती है कि मैंने जो नंबर तुम्हें दिया था, तुमने उस पर फोन क्यों नहीं किया? अब मैंने भी जेल से बाहर आकर एक नया धंधा शुरू कर लिया है, अब जल्दी से बताओ तुम काम पर कब आओगी? लेकिन शैली तो उसको बिना कोई जवाब दिए ही डर के मारे वहां से भाग जाती है और घर पहुंचते ही दोबारा से अपना बैग पैक करके वहां से जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन इस बार बालन यहाँ से नहीं जाना चाहता था। बालन को यहाँ पर अच्छा लगने लगा था। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इसी दौरान दादी की भी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर दादी शैली से कहती है कि प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, और ये बात कहते कहते दादी वहीं पर दम तोड़ देती है। अब जैसा कि दादी ने कहा था, शैली वैसा ही करती है और उनकी लाश को दफनाकर उसके ऊपर एक केले का पेड़ लगा देती है। अब दादी के जाने के बाद शैली की लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो हर किसी से दूर इस घर में अकेली रहा करती थी। अब वो दादी की तरह ही घर के बगीचे से बच्चों को भगाने के लिए नकली गोलियां दाग देती थी। लेकिन एक दिन शैली के घर के दरवाजे पर सामना आ जाती है। फिर सामना घर के अंदर आने के बाद शैली से कहती है कि मैंने 2 लड़कियों का इंतजाम किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों लड़कियों को यहाँ पर लाकर अपना धंधा शुरू करो। लेकिन शैली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी सामना का फोन आ जाता है और वो बातें करते करते जैसे ही थोड़ा बाहर निकलती है तो शैली बंदूक उठाकर उसको खत्म कर देती है और फिर जल्दी से वहाँ की साफ सफाई करके लाश को ठिकाने लगा देती है। तभी दोबारा से उनके घर के टेलीफोन की घंटी बजती है और जब शैली फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि दादी की बहू और बेटा जल्दी ही इस गांव में आने वाले हैं। अब ये बात सुनते ही शैली और भी ज्यादा हैरान हो जाती है।
थोड़ी देर बाद दादी की बहू और बेटा उस घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन डर के मारे शैली गन उठा लेती है और उसमें असली गोलियां डालकर दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है। फिर जैसे ही एक आदमी दरवाजा खोलता है, शैली उस पर गोली चला देती है। अगले सीन में हम बालन को देखते हैं जो कि उसी जगह पर बैठकर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक उसको लेने के लिए वहाँ कोई भी नहीं आया। तभी हम एक पुलिस स्टेशन के अंदर बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था कि उसके बेटे को किसी ने ट्रक से कुचलने की साजिश की है और उसे शक है कि ये काम इस पुलिस स्टेशन में काम करने वाले उसके पड़ोसी पवित्रन का ही होगा, क्योंकि वो हमसे कई साल पुराने अपने झगड़े का बदला लेना चाहता है। फिर सीनियर ऑफिसर तुरंत ही पवित्रन को अपने पास बुलाता है और इस मामले के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन पवित्रन साफ साफ इनकार कर देता है कि मैंने किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया। फिर सीनियर ऑफिसर पवित्रन को बाहर भगा देता है और उस आदमी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले की अच्छे से जांच करूंगा। तभी बाहर जाकर पवित्रन एक लेडी ऑफिसर से फ्लर्ट करने लगता है और उनकी बातों से पता चलता है कि दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तभी एक कांस्टेबल पवित्रन को बताता है कि सड़क के किनारे एक बच्चा अकेला पाया गया है, तुम तुरंत जाकर इस मामले की जांच करो। फिर पवित्रन तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर बालन खड़ा हुआ है, लेकिन बालन की स्थिति बहुत ही खराब थी। उस समय उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, बेचारा चड्डी पहनकर फूल खिला हुआ था, जैसे मोगली की औलाद हो। फिर पवित्रन उससे सवाल करता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां पर रहते हो और कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन बालन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। इसलिए पवित्रन उसको उठाकर पुलिस स्टेशन में ले आता है, लेकिन पवित्रन की परेशानी तब और भी बढ़ जाती है जब सीनियर ऑफिसर उसको कहता है कि आज रात तुम बालन को अपने पास ही रखो। फिर मजबूरी में आकर पवित्रन बालन को अपने घर पर ले जाता है। फिर अगली सुबह पवित्रन दोबारा से बालन को उसी जगह पर लेकर जाता है और उससे उसकी यूनिफॉर्म के बारे में पूछता है, लेकिन बालन कोई भी जवाब नहीं देता, बस चुपचाप शांति से खड़ा रहता है। तभी पवित्रन को झाड़ियों के बीच में से बालन की यूनिफॉर्म दिख जाती है और इतने में वहां पर बालन के स्कूल की बस भी आ जाती है, जिसमें बैठी एक लड़की बालन को बुलाने लगती है। अब पवित्रन बस को देखकर समझ जाता है कि यह बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है। फिर वो दोबारा से बालन के पास जाता है, लेकिन बालन वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर पवित्रन दौड़कर झट से बालन को पकड़ लेता है और फिर से अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले आता है। फिर उसका सीनियर ऑफिसर उसको ऑर्डर देता है कि जल्दी से इसकी एक फोटो खिंचवाकर न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, लेकिन पवित्रन को यह मामला और भी ज्यादा कठिन लगता है। जिसके बाद वो उस लेडी ऑफिसर के पास जाकर कहता है कि तुम इस बच्चे का ध्यान रखना, मैं जांच करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर पवित्रन के वहां से जाते ही बालन अपनी जगह से गायब हो जाता है। वो लेडी ऑफिसर उसको हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो बालन को ढूंढ ही नहीं पाती। तभी वो बाहर निकलकर दीवार में बना एक छेद देखती है और समझ जाती है कि जरूर बालन यहीं से भागा होगा। फिर जब सीनियर ऑफिसर को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और पवित्रन को डांटने लगता है, लेकिन पवित्रन सारा का सारा इल्जाम लेडी ऑफिसर के ऊपर ही लगा देता है। लेकिन ये बात लेडी ऑफिसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो पवित्रन से रिश्ता तोड़ देती है। अब पवित्रन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो हर हालत में बालन को ढूंढना चाहता था। अब इस घटना को कुछ साल बीत जाते हैं और बालन अब काफी बड़ा हो चुका है। फिर वो एक बस में बैठकर उसी गांव में वापस लौटता है और फिर से उसी दादी के घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहां पर कुछ लड़के बैठे हुए थे। फिर बालन उनसे पूछता है कि इस घर में क्या हुआ है, ये घर बंद क्यों पड़ा है। फिर वो लड़के बताते हैं कि यहाँ जो नौकरानी काम किया करती थी उसने अपने मालिक को ही मारने की कोशिश की और इसी वजह से पुलिस उसको गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। फिर ये बात सुनते ही बालन तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उस पुलिस स्टेशन में बालन एक कांस्टेबल को पहचान लेता है और उसके पास जाकर अपनी पहचान बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जो कुछ साल पहले यहाँ से भाग गया था। इतने में वहाँ पर पवित्रन भी आ जाता है। फिर पवित्रन बालन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जल्दी से बालन को अपने कैबिन में बुलाता है। फिर बालन उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है, लेकिन पवित्रन बालन की बात को टाल देता है और उसको पानी लाने के लिए एक बोतल देता है। जब बालन बोतल भरने के लिए बाहर जाता है तो एक कांस्टेबल बालन को बताता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पवित्रन तुम्हारी माँ को ढूंढने में कभी भी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन बालन कहता है मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर वो कांस्टेबल उसको जॉर्ज नाम के एक ऑफिसर के बारे में बताता है और बताता है कि तुम्हारी माँ का केस उसी ऑफिसर के अंडर चल रहा है। फिर बालन जाकर जॉर्ज से मिलता है
और जॉर्ज उसको किसी दूसरे आदमी से मिलवाता है। वो आदमी बताता है कि किसी की भी जानकारी निकालना इतना आसान नहीं होता। फिर वो ये भी बताता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही चालाक थी। उसने जेल से 3-4 बार भागने की कोशिश की और कई सारे गार्ड्स के ऊपर हमला भी किया। दिन ब दिन तुम्हारी माँ पागल होती गई और इसी वजह से उनको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। फिर बालन जॉर्ज के साथ मेंटल हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ एक आदमी बताता है कि जब यहाँ पर बालन की माँ को लाया गया था, उन दिनों वो बहुत ही ज्यादा हिंसक थी, हर किसी पर हमला कर देती थी, लेकिन धीरे धीरे वो एकदम शांत हो गई और फिर उनकी सजा भी पूरी हो गई। लेकिन उन्हें लेने के लिए कोई भी नहीं आया, जिस वजह से हमें उनको इसी मेंटल हॉस्पिटल में रखना पड़ा। लेकिन एक दिन उनका भाई आया और उनको अपने साथ ले गया। ये बात सुनकर बालन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी माँ का कोई भी भाई नहीं था। फिर वो ऑफिसर बताता है कि उनके भाई का नाम पवित्रन है, यानी कि पवित्रन ने ही बालन की माँ को कैद करके रखा हुआ है। फिर जब बालन दोबारा से पवित्रन के पास जाता है तो पवित्रन उसको कहता है, अबे तू तो उस दिन बहुत चालाक बन रहा था ना, तभी तो तू जेल से भाग गया। तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। अब जा अपनी माँ को खुद जाकर ढूंढ। फिर पवित्रन कुछ काम की वजह से वहाँ से चला जाता है। तभी वो कांस्टेबल बताता है कि पवित्रन तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन अब बालन हर रोज पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रहने लगा। एक दिन गुस्से में आकर पवित्रन उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। फिर बालन उससे गुजारिश करता है कि प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, लेकिन पवित्रन साफ साफ कह देता है, जा नहीं छोड़ूंगा तेरी माँ को, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और ये धमकी देकर पवित्रन वापस से पुलिस स्टेशन में आ जाता है। अब बालन को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में पवित्रन के पास पहुंच जाता है, लेकिन पवित्रन उसको धक्का देकर भगाने लगता है। फिर बालन उसको कहता है कि अगर तुम मेरी माँ को लौटा दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसे अपराधी का नाम बताऊंगा जिसको पुलिस कई सालों से ढूंढ रही है। फिर बालन उसको ये भी बताता है कि उस रात मैं अकेला नहीं भागा था, बल्कि मेरे साथ वो अपराधी भी भागा था जिसका नाम बिल्लू नशेड़ी है। अब कहानी पास्ट में जाती है। वो समय जिस दिन बालन पुलिस स्टेशन से भागा था, तभी हम बिल्लू नशेड़ी को देखते हैं जो कि एक ट्रक के पीछे दौड़ रहा था। फिर वो जल्दी से उस ट्रक को पकड़कर उसमें चढ़ जाता है, लेकिन तभी बिल्लू नशेड़ी की नजर बालन पर पड़ती है, जो कि ट्रक के एक कोने में छुपकर बैठा हुआ था। फिर आगे चलकर जब ट्रक का मालिक ट्रक रोकता है तो बिल्लू नशेड़ी वहां से उतर जाता है और साथ में बालन भी। फिर बिल्लू नशेड़ी और ट्रक वाला बार बार बालन से पूछते हैं कि तू कौन है और इस ट्रक में क्या कर रहा है, लेकिन बालन तो उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। फिर ट्रक वाला अपने रास्ते चला जाता है और बिल्लू नशेड़ी अपने रास्ते निकल जाता है, लेकिन अब बालन के पास कोई मंजिल नहीं थी, इसलिए वो बिल्लू नशेड़ी का ही पीछा करने लगता है। बिल्लू उसे बार बार कहता है, अबे साले तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, चल भाग यहाँ से, लेकिन बालन वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले गश्त के लिए आ जाते हैं। फिर बिल्लू जैसे ही उनको देखता है तो वो अपनी पॉकेट से निकाल कर कुछ वहीं पर फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर पुलिस वाले बिल्लू को देखकर उसको रोक लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जरूर ये कोई जेब कतरा होगा। फिर वो उसकी छानबीन करने लगते हैं और पूछते हैं कि तुमने अपनी जेब से क्या निकाल कर फेंका था। लेकिन जब वो पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर बिल्लू ने वो सामान फेंका था, तो वहाँ उनको कुछ भी नहीं मिलता। फिर पुलिस वाले उसको छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर पुलिस वालों के जाने के बाद बालन फिर से बिल्लू के पास पहुँच जाता है और उसको उसका सामान दे देता है। बालन की ये समझदारी देखकर बिल्लू उससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है और उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां वो अपनी बहन के साथ रहा करता था। अब वहां पर रहते हुए भी बालन बिल्लू का दिमाग खाता रहता है कि मुझे अपनी माँ को ढूंढना है। फिर बिल्लू उसको दिलासा देता है कि मैं कल ही शहर जाकर तुम्हारी माँ का पता लगाऊंगा। और फिर बिल्लू उसकी माँ शैली को ढूंढने के लिए जाता भी है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर एक दिन बिल्लू बालन से कहता है कि तुम्हारी माँ को ढूंढते हुए मेरे काफी सारे पैसे लग रहे हैं, इसलिए वो उसको नशेड़ियों वाली जगह पर एक वेटर का काम दिला देता है। अब बालन वहीं पर रहकर काम करने लगा था। अब क्योंकि बालन पहले से ही समझदार था, इसलिए वो जल्दी ही इस काम को सीख लेता है। उस बार का मालिक बार बार बिल्लू से कहता है कि इस बच्चे को मेरे हवाले कर दे, लेकिन बिल्लू तो किसी की भी बात नहीं सुनता। अब ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं, लेकिन बालन की माँ का कोई भी अता पता नहीं चलता। फिर एक दिन बार का मालिक बालन को एक बड़ा ऑफर देता है कि तुम्हें एक बड़ी डील करने के लिए मुंबई जाना होगा, लेकिन बिल्लू ये भी नहीं चाहता था
कि बालन उसको छोड़कर कहीं चला जाए। ये बात बालन को भी समझ में आ जाती है कि बिल्लू उसकी माँ को ढूंढने में कभी भी हेल्प नहीं करेगा, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से अकेले ही जाने लगता है। फिर अगली सुबह बिल्लू बालन के पास जाकर उससे माफी मांगता है, लेकिन बालन कहता है अब मैं भी तुम्हारे साथ बेंगलुरु जाऊंगा। फिर वो दोनों बेंगलुरु चले जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। बालन बिल्लू नशेड़ी के पते पर पहुंच जाता है। तभी बिल्लू बालन को बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढ लिया है, किसी पुलिस वाले ने तुम्हारी माँ को कैद करके रखा हुआ है। लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और बिल्लू समझ जाता है कि जरूर ये काम बालन का ही होगा। फिर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, पुलिस उसको दबोच लेती है। अब तुरंत ही बालन को एहसास होता है कि उसने बिल्लू को पकड़वाकर बहुत गलत किया है। फिर बिल्लू जाते जाते बालन से कहता है कि ये पुलिस वाले कभी भी तुम्हें तुम्हारी माँ से नहीं मिलवाएंगे, और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। बालन जब पवित्रन से अपनी माँ के बारे में पूछता है तो पवित्रन उसको साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हारी माँ को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार तुम्हें तुम्हारी माँ के दर्शन जरूर करवा दूंगा। फिर पवित्रन बालन को पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है और दूर से ही उसको उसकी माँ दिखा देता है। लेकिन जैसे ही बालन अपनी माँ को देखता है तो उसको पूरी कहानी समझ में आ जाती है। फिर वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन से दौड़कर वापस उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर स्कूल की बस उसको छोड़ा करती थी। ये सब देखने के बाद भी पवित्रन को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन बालन सब कुछ समझ चुका था। अब कहानी पास्ट में जाती है। दरअसल जिस दिन घर का मालिक घर में आने वाला था तो शैली ने सारा खेल पहले से ही सेट कर लिया था। उसने उस पागल औरत को घर में बुला लिया था और जैसे ही मालिक घर का दरवाजा खोलता है तो वही पागल औरत उसके ऊपर गन चला देती है। अब सभी को लगता है कि यही औरत इस घर में नौकरानी का काम करती है और पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, जबकि शैली बहुत ही आसानी से वहां से भाग निकलती है। फिर जैसे ही बालन उस जगह पर पहुंचता है तो पीछे से उसकी माँ आ जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए जरूर आऊंगी। और बीते कई सालों से शैली लगातार यहाँ पर आ रही है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। फिर बालन दोबारा से वही सवाल पूछता है कि हमारी नई कहानी क्या है और अब मेरा नाम क्या होगा। और हर बार की तरह शैली उसके कानों में चुपके से बता देती है और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए। अब हम मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।